30,000 रुपए के अंडर बेस्ट फोन की बात करूं तो काफी सारी कंपनीज आई और काफी सारी कंपनीज गई, लेकिन भाई साहब अब समय मोटोरोला का चल रहा है। इससे पिछली वीडियो पे मैंने कमेंट किया था, मोटोरोला के सामने कोई बोल सकता है क्या? हेलो मोटो। मजाक से हट गया भाई साहब। अभी आप देख रहे होंगे YouTube पर कि काफी सारे जो टेक क्रिएटर्स हैं, जो टेक यूट्यूबर्स हैं, वो काफी ज्यादा वीडियोस बना रहे हैं मोटो H50 Pro के ऊपर। और उस चीज के पीछे सिंपल सा रीजन है, मोटोरोला के जो फोन अभी तक आते थे, काफी प्रीमियम फोन इन्होंने 2-3 साल से लॉन्च करने चालू कर दिए थे, लेकिन इनका जो कैमरा था, लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती थी। मतलब या तो ये ऐसा कर देते थे कि परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन कैमरा अच्छा नहीं है, या तो फिर ये ऐसा कर देते थे मतलब कैमरा तो अभी तक अच्छा हुआ ही नहीं इनका किसी फोन का। लेकिन ऐसा जरूर किया है इन्होंने कि जब IP68 इंट्रोड्यूस किया था, वहां पर प्रोसेसर में भी कटौती थी और कैमरा में तो कटौती थी। जिसको नहीं पता, मैं मोटो H40 की बात कर रहा हूं। लेकिन इस बार जो इनका मोटो H50 Pro आया है भाई साहब, क्या ही लाजवाब फोन है वो। मतलब मैं एक वीडियो पहले उस फोन पे बना चुका हूं, ये दूसरी वीडियो उस फोन पर बनाई जा रही है। और जो ये फोन निकल कर आता है, जो इस फोन से फोटोज निकल कर आते हैं, जो मतलब एक जो कमी छोड़ देता था ना मोटोरोला, वो इस बार मोटोरोला ने कमी पूरी कर दी है। और इस बार जो कमी पूरी की है, मतलब वो इस कदर की है कि भाई मैं बोलता हूं कि वीवो का कैमरा सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, लेकिन इस बार मैं बोल सकता हूं कि मोटोरोला ने वीवो को बहुत अच्छी टक्कर दी है। अब मैं यहां पर दोनों फोन के कैमरा को कंपेयर नहीं कर रहा, मैं बस ये चीज बताना चाहता हूं आपको कि यहां पर जो मोटोरोला है, उसने जो इस बार कैमरा में एल्गोरिदम यूज किया है वो लगभग वीवो जैसा है। मतलब जिस तरह के वीवो कलर्स देता है, उसी तरह से इस बार मोटोरोला ने अपने फोन में कैमरा डाला है। और उसी तरह से इस बार मोटो H50 Pro में जो कैमरा की प्रोसेसिंग है वो होती है। लेकिन कैमरा की बात मैं यहाँ पर बाद में करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर डिजाइन की बात करता हूँ, जो कि मुझे सबसे प्यारी चीज लगी। मतलब डिजाइन के मामले में मोटोरोला 3-4 साल से, मतलब मोटो H20 जो फोन आया था इनका, वो काफी बढ़िया फोन था भाई साहब। और वो भी 30,000 रुपए के आसपास का आया था। लेकिन उस टाइम भी वही चीजें थी कि कैमरा अच्छा नहीं था, डिजाइन तो ठीक था ही, डिस्प्ले अच्छी मिलती थी उसमें, प्रोसेसर भी ठीक था उस टाइम के हिसाब से। फिर इनकी H30 सीरीज आई, जो कि काफी बढ़िया सीरीज थी। मैंने H30 फ्यूजन यूज भी किया हुआ है, उसके चैनल पर मेरे वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको। उसके बाद ये H40 सीरीज लाई, जिसका डिजाइन काफी अच्छा था, जिसमें IP रेटिंग डाल दी थी इन्होंने। वायरलेस चार्जिंग उस फोन में नहीं मिलती थी, लेकिन जो प्रोसेसर मिलता था उस फोन में, Dimensity 8020, वो उतना पावरफुल प्रोसेसर नहीं था, जिसकी वजह से उस फोन के UI में लैग देखने को मिलते थे, हमें एनिमेशन अच्छे से नहीं देखने को मिलती थी UI के अंदर। और वो सारी कमियां मैंने अपनी H40 की वीडियो में बताई थी, जो कि आपने अगर वीडियो नहीं देखी है आप जाकर देख सकते हो, अगर आपको टेक वाली वीडियोस देखना पसंद है। और इस बार क्या है, जो मोटोरोला H50 Pro का डिजाइन है वो थोड़ा सा आप सिमिलर सा बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस इस फोन में है। जो कर्व डिस्प्ले है वो और ज्यादा कर्व कर दी गई है, जो मेटल फ्रेम है और जो मतलब पूरी फील आती है वो H40 से तो कहीं ज्यादा बढ़िया वाली फील आती है इस फोन में। और इस बार जो इस फोन में दो चीजें ऐड कर दी गई हैं डिजाइन के अंदर ही, मैं बोल सकता हूं उसे, मतलब डिजाइन की तो नहीं है, बैटरी वाली चीज है वो। वायरलेस चार्जिंग इस फोन में ऐड कर दी है, वो भी 50 वोट की मिलती है, और 10 वोट की रिवर्स चार्जिंग ऐड कर दी है इस बार इस फोन में। और जो डिस्प्ले मिलती है इस मोटो H50 Pro में, मतलब मैं इतनी तारीफें क्यों कर रहा हूँ, इसी चीज पर पूरी वीडियो है। एक तो यहाँ पर 6.7 इंच की डिस्प्ले मिलती है, फोन बड़ा फील नहीं होता बिल्कुल भी, ना ही चौड़ा फोन फील होता, बहुत ही कंफर्टेबल फोन फील होता है हमें। और जो यहाँ पर ये कर्व डिस्प्ले डाली गई है, एक तो ये 1.5 के POLED डिस्प्ले है, POLED का मतलब प्लास्टिक OLED डिस्प्ले होता है। और इस डिस्प्ले के जो कलर्स आते हैं, मैं भाई साहब 30,000 रुपए के अंदर वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले बोल सकता हूँ इस फोन की। मतलब मैंने साइड बाई साइड सैमसंग के S21 FE से कंपेयर किया था इस फोन की डिस्प्ले को, और इस फोन की डिस्प्ले कहीं ज्यादा बढ़िया निकल कर आ रही थी। मतलब कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल बंदा, मतलब मैं तो एक टैगी पर्सन हूँ, आप भी टैग वाले बंदे हो सकते हो, लेकिन जो नॉर्मल बंदे हैं ना, जैसे कि हमारे मम्मी पापा हो गए, वो भी दोनों की डिस्प्लेस में अंतर बता सकते थे, भाई इसमें थोड़े गाढ़े कलर आ रहे हैं, इसमें थोड़े फीके कलर आ रहे हैं। तो मोटोरोला की जो डिस्प्ले है, एक तो ये 100% DCI P3 के साथ आती है, पेंटोन वैलिडेटेड है ये डिस्प्ले, और 2000 निट्स की इसमें पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। आउटडोर में आप यूज करते हो, एक तो मुझे सबसे बढ़िया चीज क्या लगी ना ब्राइटनेस की, फोन आप आउटडोर में चला रहे हो, 2000 निट्स की इसमें पीक ब्राइटनेस है, जैसे कि मैंने बताया, फोन कितना ही गर्म हो जाए ये फोन अपनी ब्राइटनेस ड्रॉप नहीं करता है, जो कि इस फोन की डिस्प्ले में काफी अच्छी चीज है। मतलब ऑप्टिमाइजेशन की हुई है ऐसी कि फोन गर्म हो भी गया लेकिन ब्राइटनेस ड्रॉप नहीं होगी डिस्प्ले की। वरना मैक्सिमम फोन्स क्या करते हैं, इवन आईफोन, सैमसंग, शाओमी, वीवो, ओप्पो, OnePlus, सारे जो फोन्स हैं आउटडोर में या फिर इंडोर में, जब हम गेमिंग वगैरह करते हैं या फिर हम कैमरा चला रहे हैं आउटडोर में या इंडोर में, जब फोन बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो ये अपनी ब्राइटनेस को ड्रॉप कर देते हैं और फिर हमें अपना फोन अंधा अंधा दिखने लगता है। तो ये एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट मैं बोल सकता हूँ इस फोन की डिस्प्ले में। उसके बाद जो यहाँ पर एक चीज और है, जो कि क्रिएटर्स के लिए है या फिर उन लोगों के लिए है जो कि लैपटॉप से अपने फोन में डेटा ट्रांसफर ज्यादा करते हैं या फिर अपने फोन से लैपटॉप में ज्यादा डेटा ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर जो फोन में चार्जिंग वाला पोर्ट मिलता है, ये वाले पोर्ट दो टाइप के कंपनी ज्यादातर यूज करती है अपने फोन में। जो नॉर्मली 40-50 हजार रुपए तक के फोन में
हमें देखने को मिलते हैं वो USB 2.0 वाले पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसकी स्पीड काफी कम होती है। मतलब अपने फोन से जब आप लैपटॉप में डेटा ट्रांसफर करोगे तो 30-40 MB तक की स्पीड आएगी। लेकिन इस फोन में क्या है कि हमें USB 3.1 का पोर्ट देखने को मिलता है, जिससे जो स्पीड आती है ना, वो अगर आप अपने फोन से लैपटॉप में ट्रांसफर करोगे तो 70-80 MB प्लस स्पीड आने वाली है। तो डेटा ट्रांसफर वाली चीज इस फोन में काफी बेटर हो जाती है। और ये पोर्ट देने का एक ये भी रीजन हो सकता है कि इस फोन को आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके पूरा फोन आपके लैपटॉप में चला सकते हो, और वायर्ड तो चला ही सकते हो, वायरलेसली भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। और एक और बात मैं इस फोन के UI से रिलेटेड करना चाहूंगा। एक तो इस फोन का जो UI है बहुत ज्यादा स्मूथ है, 144 हर्ट्ज की जो डिस्प्ले मिलती है यहाँ पर, मतलब बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलता है ये फोन। और दूसरी चीज जो है, यहाँ पर 3 साल के OS अपडेट देखने को मिलेंगे, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेंगे। वैसे तो मोटोरोला बदनाम है भाई साहब अपने अपडेट्स को लेकर, मतलब ये कह तो देते हैं कि हम 2 साल के अपडेट देंगे, 3 साल के अपडेट देंगे, लेकिन इनके फोन्स में अपडेट जल्दी नहीं आते, मतलब बहुत ज्यादा लेट इनके फोन्स में अपडेट आते हैं। तो इस बार देखते हैं कि इस मोटो H50 Pro में इन्होंने अपना वादा कैसे निभाते हैं। मतलब इस फोन को लेकर ही 3 साल के अपडेट देंगे तो देंगे, लेकिन सिक्योरिटी अपडेट जो महीने मिलते हैं या फिर महीने में 2 बार भी मिल जाते हैं कभी, तो वो जो अपडेट्स की फ्रीक्वेंसी है वो कैसी होने वाली है इनके फोन्स में, वो देखने वाली चीज होगी। बाकी जो मुझे इस फोन में मतलब डिस्प्ले हटा दो, डिजाइन हटा दो, वो मुझे पता था अच्छी होने वाली है। मुझे जो नहीं लगा था कि इतना अच्छा होगा वो है इस फोन का कैमरा, क्योंकि मैंने H30 फ्यूजन भी चलाया था, उसका डिजाइन अच्छा था, उसके स्पीकर्स अच्छे थे, उसकी डिस्प्ले अच्छी थी, उसका प्रोसेसर भी अच्छा था, कैमरा अच्छा नहीं था। मैंने इनका H40 चलाया, उसमें भी डिजाइन अच्छा था, IP68 की रेटिंग मिल जाती थी, प्रोसेसर अच्छा नहीं था उसमें, कैमरा भी अच्छा नहीं था उसमें। H50 Pro को लेकर मैं जो सोच रहा था, एक तो इसकी प्राइस में सोच रहा था कि 40,000 रुपए के आसपास आएगी। दूसरी चीज मुझे नहीं लगा था कि इस फोन का कैमरा इतना अच्छा होगा। पहले तो मैं बता दूं पेंटोन वैलिडेटेड इसका कैमरा है, मतलब थोड़ा सा ये कह सकते हो कि इस फोन की जो कैमरा की प्रोसेसिंग होने के बाद जो कलर्स आते हैं वो पेंटोन ने दिए, मतलब दोनों कंपनीज ने मिलकर काम किया इस फोन के कैमरा पर। तो सबसे पहले नॉर्मल मोड की बात करूं तो यहाँ पर अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिलता है, 1x का ऑप्शन मिलता है, 2x का मिलता है, 3x का मिलता है। अल्ट्रा वाइड यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का है, 1x जो मिलता है वो 50 मेगापिक्सल का है, और 3x जो है वो 10 मेगापिक्सल का तीसरा कैमरा मिलता है इस फोन में। तो यहाँ पर जो 3x है उसके लिए अलग से कैमरा डाला हुआ है, जिसको हम टेलीफोटो लेंस बोलते हैं। नॉर्मल मोड से आप पिक्चर क्लिक करते हो, शटर स्पीड थोड़ी स्लो बोल सकता हूं मैं, लेकिन जो पिक्चर आती है वो अच्छी निकल कर आती है। अल्ट्रा वाइड से भी अगर मैं इसके प्राइस पॉइंट को देखूं, 13 मेगापिक्सल का एक तो यहाँ पर कैमरा मिलता है, डिटेल अच्छी मिल जाती है, और जो प्रोसेसिंग है अल्ट्रा वाइड की वो भी अच्छी मिलती है, मतलब फोटो ओवरऑल अच्छी आती है। लेकिन जब बात आती है मेन कैमरा की और टेलीफोटो लेंस की, वहां पर चलता हूं मैं। मेन कैमरा टेलीफोटो लेंस नॉर्मल मोड में काफी अच्छे फोटोज निकल कर आ जाते हैं। पोर्ट्रेट की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये बता दूं, मतलब नॉर्मल मोड वाली चीज ही कि 50 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है वो f1.4 अपर्चर के साथ आता है। तो यहाँ पर जो नेचुरल वाला ब्लर मिलता है वो काफी ज्यादा मिल जाता है, जो मतलब फोटो में डेप्थ निकल कर आती है, जो मतलब वीडियो में भी डेप्थ निकल कर आती है, वो काफी अच्छी निकल कर आ जाती है। अब मैं पोर्ट्रेट की बात करता हूँ। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, 24mm, 35mm, 50mm और 85mm। सबसे पहली चीज 24mm और 35mm में आप अगर पास से कोई पोर्ट्रेट फोटो ले रहे हो बहुत अच्छी निकल कर आती है, दूर से ले रहे हो तो वहां पर डेप्थ वैसे ही आपको अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि कैमरे से आप जितना दूर जाओगे उतनी डेप्थ कम होती चली जाती है। ये तो अगर आप मिररलेस कैमरा या फिर DSLR वगैरह से भी फोटो क्लिक करोगे तो आपको पता होगा, या फिर करोगे तो पता चल जाएगा कि आप कैमरा से जितना दूर जाओगे उतनी फोटो में ब्लर कम आएगा। तो 24mm और 35mm की तो वो बात हो गई। दूसरी चीज 50mm और 85mm। आप अगर कैमरा से थोड़ी दूर खड़े हो तो ये 50mm और 85mm आपके काम आएंगे, मतलब आएंगे नहीं, बहुत ज्यादा बढ़िया काम आएंगे। तो जो 50mm से यहाँ पर फोटोज निकल कर आती हैं, जो 85mm से यहाँ पर फोटोज निकल कर आती हैं, दी बेस्ट मैं फोटो बोल सकता हूँ। मतलब ये फोन अगर टक्कर दे सकता है 30,000 रुपए के आसपास किसी फोन को, तो ये Vivo V30 को टक्कर दे सकता है, मतलब Vivo V30 इसको टक्कर दे सकता है, ये मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इस फोन ने Vivo V30 Pro को काफी अच्छी टक्कर दी थी। ये मैं सौरभ भाई की वीडियो देखकर बता रहा हूँ, जो कि फोटोग्राफर है अच्छे खासे, और जो यहाँ पर सेल्फीज भी निकल कर आती हैं वो भी दी बेस्ट निकल कर आती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो 50 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है यहाँ पर हमें फ्रंट में, और पोर्ट्रेट मोड ले लो, नॉर्मल मोड ले लो, हर मोड में हमें काफी अच्छी सेल्फीज मिल जाती हैं। और फ्रंट कैमरा में भी हमें 2 मोड मिल जाते हैं, एक 1x और 0.8x। 0.8x में आपको थोड़ा वाइड सिनेरियो मिल जाएगा। कैमरा में और ज्यादा डीप न जाते हुए मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि कैमरा इस फोन का वन ऑफ दी बेस्ट है। और कैमरा को लेकर मैं अगर वीडियोस की बात करूं इस फोन की, तो मैं ये बोल सकता हूं, एक तो यहाँ पर जब आप वीडियो शूट करते हो तो आप एक तो 4K में शूट करते हुए अल्ट्रा वाइड में भी स्विच कर सकते हो, टेलीफोटो में भी स्विच कर सकते हो, तो वो भी काफी बढ़िया फीचर लगा, जो कि एक फ्लैगशिप फीचर है जो इस फोन में मिलता है हमें। इससे आगे चलूं मैं इस फोन के स्टीरियो स्पीकर, जो कि मैक्सिमम लोग तो ध्यान देते नहीं है कि स्पीकर कैसे मिलते हैं, क्या होगा, सिंगल ही चला लेंगे हम। तो भाई आपने स्टीरियो स्पीकर यूज नहीं किए हैं कभी, जब
आप स्टीरियो स्पीकर यूज कर लोगे ना, आपको लगेगा थिएटर वाला एक्सपीरियंस, मतलब इस साइड से भी आवाज, इस साइड से भी आवाज, मतलब एक्सपीरियंस ही नेक्स्ट लेवल होता है वो वाला। तो इस फोन में जो स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, मोटोरोला के स्टीरियो स्पीकर्स हमेशा से ही बेस्ट रहे हैं और ये चीज इस फोन में भी हमें देखने को मिलती है। काफी अच्छे लाउड स्पीकर मिलते हैं। और हाँ, एक चीज जो मुझे यहाँ पर लगी, जो कि आप भी कह सकते हो कि बैटरी यहाँ पर 4500 mAh की है, 68 वोट का यहाँ पर चार्जर मिलता है जो इसका बेस वेरिएंट है 32,000 वाला। अगर आप 12 GB वाला वेरिएंट लेते हो जो कि 36,000 रुपए का है, उसमें 125 वोट का चार्जर मिलता है हमें। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि 8 GB 256 GB ही लें, 12 256 लेने का कोई फायदा है नहीं वैसे, क्योंकि 68 वोट की चार्जिंग भी काफी ज्यादा होती है। और दूसरी चीज जो है 8 GB रैम इनफ है आज के टाइम पे भी। बाकी मैं इस फोन के बैटरी बैकअप की बात करूं तो मैं मोटोरोला की ऑप्टिमाइजेशन बोलूं या फिर क्या बोलूं, जो यहाँ पर बैटरी बैकअप मिलता है वो नेक्स्ट लेवल मिलता है। मतलब ये कह सकते हो कि अच्छा खासा यूज करने के बाद आपको 7 या 8 घंटे का SOT ये फोन दे देगा। तो बैटरी बैकअप से भी जितना मैंने इस फोन को देखा है, कोई प्रॉब्लम इस फोन की तरफ से नहीं मिलती है। अब इस फोन के मैं प्रोसेसर की बात करता हूँ। इस फोन में हमें मिलता है स्नैपड्रैगन का 7S Gen 3। नो डाउट ये वाला प्रोसेसर काफी पावरफुल प्रोसेसर है, लेकिन जिस प्राइस में ये वाला फोन आता है, काफी सारे लोग बोलेंगे कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मिल जाता है हमें इस प्राइस में। मतलब 36,000 रुपए वाला अगर आप वेरिएंट देखो तो 35,000 रुपए में iQOO का Neo 9 Pro है, जिसमें हमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मिलता है। और वो वाला फोन ऑफर लगाने के बाद हमें 32,000 रुपए के आसपास का भी मिल जाता है। देखो वैसे मैं अभी जो फोन यूज कर रहा हूँ iQOO का ही कर रहा हूँ। iQOO Neo 9 Pro भी मैंने यूज किया है, Moto H50 Pro भी मैंने यूज किया है। दोनों फोन को जब आप साइड बाय साइड लोगे हाथ में, आप नो डाउट Moto H50 Pro की तरफ जाने वाले हो। स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 काफी पावरफुल प्रोसेसर है। 7.5 लाख के आसपास का इस फोन का भी Antutu स्कोर आता है और गेमिंग इस फोन में भी आप अच्छी कर सकते हो। अगर हाँ आपको बिल्कुल ही प्रो वाली गेमिंग करनी है, आप बिल्कुल ही प्रोफेशनल वाली गेमिंग करना चाहते हो, आपको बिल्कुल चूकना नहीं है, तो फिर आप iQOO की तरफ चले जाओ। उसमें अच्छा प्रोसेसर मिलता है, अच्छी रैम टाइप मिलती है, अच्छी स्टोरेज टाइप मिलती है। लेकिन यहाँ मोटोरोला H50 Pro में क्या है कि UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है और LPDDR4X वाली रैम है। इससे काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम है, मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस फोन में जितने हमें फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, मैं ये जो दो चीजें हैं LPDDR4X, चूंकि इस फोन का रैम मैनेजमेंट भी अच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है। भाई काफी सारे फोन है जिनमें UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है ना, मोटो के इस फोन ने उन फोन को टक्कर दे दी है। तो मुझे इस मामले में भी Moto H50 Pro से कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफी सारे लोगों को है, होती होगी, मुझे नहीं है भाई साहब। और बाकी तो अब मैंने सारी चीजें बता दी हैं। मुझे लगता है कि मैंने काफी खुलकर चीजें बता दी हैं आपको, मतलब प्रॉपर रिव्यू जिस तरह से होना चाहिए, लगता तो है मुझे कि मैंने उस तरह से दिया है। अगर आपको लगा ऐसा कि मैंने प्रॉपर रिव्यू दिया है इस फोन का, तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, भाई साहब कर देना जरूर, सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप इस चैनल को। कुल मिलाकर बात इतनी है, अगर आप मेरी बातें अच्छे से सुन रहे हो तो आपको पता चल गया होगा कि 32,000 या फिर 36,000 रुपए तक का आपका बजट है, आप इस फोन को नो डाउट खरीद सकते हो। और आप अगर 40,000 से ऊपर का कोई फोन देख रहे हो अभी के टाइम पे, तो मैं ये कहूंगा कि आप थोड़ा वेट कर सकते हो। Moto H50 Ultra जो फोन है वो भी जल्दी लॉन्च होने वाला है। उसमें हमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 मिलेगा, जो कि अभी तक का सबसे लेटेस्ट और सबसे पावरफुल प्रोसेसर होगा, और वो सबसे पहले हमें Moto H50 Ultra में देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप वेट कर सकते हो, काफी जल्दी वो फोन भी लॉन्च होने वाला है। बाकी मैं तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।